Okay, students, let us start with today's session. So in the previous session we have started with our utility theorem chapter. तो जिसके अंदर हमने बात करी थी डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में, और हमने तीन टाइप ऑफ रिस्क नेचर पढ़े थे इन्वेस्टर के, रिस्क लविंग, रिस्क एवर्स एंड रिस्क न्यूट्रल. ये सब हम लास्ट क्लास में करके आ चुके हैं. हमने देखा यूटिलिटी फंक्शन कैसे चेंज होगा तीनों के रिस्पेक्ट में, ये सब बात हम कर चुके हैं. अब हमारे कोर्स में ना ज़्यादा बात हम करेंगे रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स की. वाई? बिकॉज रिस्क लविंग जो होंगे उसके बारे में बात करके क्या करें, वो रिस्क ले लेंगे. हमें मेजरली बात किसके लिए करनी है, जो रिस्क लेने से डरते हैं, तो उनकी डिसीजन मेकिंग के बारे में हमने ज़्यादा बात करनी है. तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं दैट इज मेजरिंग रिस्क एवर्जन. इसी पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है. ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, तभी मैंने लास्ट क्लास में नहीं स्टार्ट करवाया था. आज की क्लास में हम इसी से स्टार्ट करेंगे. एनी आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेस क्लास? मेजरिंग रिस्क एवर्जन. तो रिस्क एवर्जन को हम मेजर करना सीखेंगे. इसका रीजन क्या है, हमें ये तो पता लग गया कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर रिस्क एवर्स है. वो कैसे पता लगेगा? हमें पता है U'(W). यूटिलिटी फंक्शन को अगर हम दो बार डिफरेंशिएट करें उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो मतलब क्या हुआ कि वो एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है. ये हम लास्ट क्लास में सीख के आ चुके हैं. लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो कितना रिस्क एवर्स है, ये कैसे पता लगेगा? और हमें ये कैसे पता लगेगा कि यार वो कब तक रिस्क एवर्स रहेगा? मान लो आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मेरा सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क एवर्जन है. लेकिन मान लो मेरे पास कल को 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए हो गए, तो क्या तब भी मैं रिस्क एवर्स रहूंगा और उतना ही रिस्क एवर्स रहूंगा? तो इस सेक्शन का मेन मोटो ये कैलकुलेट करना है. इज इट क्लियर? कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग मी. तो आज ऑफलाइन स्टूडेंट्स नहीं आए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे एंड मेक दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, मजे से पढ़ेंगे. कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, स्टार्टेड रिसीविंग लॉट ऑफ येसेस नाउ. अब हम बात करेंगे सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की. ये हम लास्ट क्लास में सीख के आए थे. क्या होता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट? मैंने बताया था आपको कि एक गैम्बल ले लो या फिर आपको ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आप निकालते हो. या तो मेरे पास दो ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन है कि 50% प्रोबेबिलिटी मुझे 10 रुपये मिलेंगे, 50% प्रोबेबिलिटी मुझे 20 रुपये मिलेंगे. दूसरा ऑप्शन क्या है कि डायरेक्टली 15 रुपये ले लो विद सर्टेनिटी. तो वो हो गया हमारा उस गैम्बल का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो मैंने अभी आपको बताया. इज इट क्लियर? अब इसको यूज करेंगे हम इस टॉपिक में. तो सबसे पहले हम कैसे रिस्क एवर्जन पता करेंगे? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकाल के. जितना ज्यादा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होगा, पहले आप अभी के लिए क्या समझ सकते हो बेसिक सा टर्म, जितना ज्यादा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होगा उतना ज्यादा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वो चाहेगा एक फेयर गैम्बल के लिए. ठीक है, क्योंकि वो कब एक्सेप्ट करेगा रिस्क? जब उसको क्लियर कट पिक्चर दिख रहा हो कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ गेन होने वाला है. वरना हमने देखा ही है कि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर तो कभी भी फेयर गैम्बल को चूज करेगा ही नहीं. तो फेयर गैम्बल चूज करवाने के लिए जो आपका सामने वाली पार्टी होगी, जो काउंटर पार्टी होगी, उसको आपको कुछ देना पड़ेगा. तो वही हमने फर्स्ट सेक्शन में देखना है. तो जितना ज्यादा आपका रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होगा उतना बड़ा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट चाहेगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग. इज दिस क्लियर? ये सब कुछ समझ आया? लिंक बिटवीन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड रिस्क एवर्जन. तो जितना ज्यादा एक इन्वेस्टर रिस्क एवर्स होगा उतना ज्यादा वो एक पर्टिकुलर गैम्बल के ऊपर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट चाहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे आपको पेज 14 पे कुछ डेफिनेशंस गिवन है, वो आप एक बार जल्दी से गो थ्रू कर सकते हो. वैसे इसको हम कवर करने वाले हैं. एक बार जल्दी से इसको क्विक रीड दे दो. ये दो डेफिनेशंस इन्होंने दी हुई है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की, इसको जल्दी से क्विक रीड दे दो. What they are saying, the certainty equivalent of the portfolio consisting of the combination of existing wealth W is the existing wealth और gamble X के ऊपर जो उसने कमाया which can be denoted as CW. मतलब CW you can say hypothetically CW is equals to W plus X. ठीक है, अब वो कह रहे हैं अगर certainty equivalent of the gamble alone को हमें डिनोट करवाना है तो वो हम अपने CX से करवाएंगे. अभी इन्होंने सिर्फ दो डेफिनेशन दे दी और वो क्या चाह रहे हैं कि एटलीस्ट जो हमारा CW है शुड बी जो लेस देन W और CX शुड बी लेस देन 0. अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के केस में, ये हम देखेंगे अभी. ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्विकली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. क्विकली विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. Suppose that an unbiased coin is tossed once and a gamble exists
in which an investor receives $1 if it lands heads up but loses $1 if it lands tails up. Further assume that the investor has initial wealth of 10 and a utility function of the form UW equals to under root W. Determine the investor's certainty equivalent for this gamble. इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी आएगी कि सर्टिनिटी इक्विवेलेंट से हम कैसे पता लगा पा रहे हैं कि इन्वेस्टर रिस्क एवर्स है या नहीं है. क्विकली डू इट स्टूडेंट्स. चलो साथ में करते हैं वाला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, साथ में करते हैं. तो हमें गिवन क्या है ये देखो कि अगर हेड्स आया तो $1 का गेन, टेल्स आया $1 का लॉस. हमें हेड्स टेल्स से क्या लेना देना, हमें इतना पता है कि हाफ प्रोबेबिलिटी है एक जीतने की और हाफ प्रोबेबिलिटी है एक हारने की, और इनिशियल वेल्थ 10 है. तो 10 से +1 होके या फिर -1 होके 9 जा सकता है, +1 होके आपका 11 जा सकता है. ये हमें पता लगा. और यूटिलिटी फंक्शन कि हमें वैल्यू दे रखी है अंडर रूट W. ठीक है, अंडर रूट W. तो आप बताओ क्या क्या वेल्थ हो सकती है. अभी मैंने बताया सर्टिनिटी इक्विवेलेंट हमें निकालना है, मतलब यूटिलिटी ऑफ CW. ठीक है, यूटिलिटी ऑफ CW. और ये हमने पढ़ा है ये किसके इक्वल है, UW प्लस CX. UW प्लस CX. UW प्लस CX. अब ध्यान से समझना, ये CX क्या है, गैम्बल का सर्टिनिटी इक्विवेलेंट. तो गैम्बल का सर्टिनिटी इक्विवेलेंट क्या है बेटा, +1 -1, और वेल्थ कितनी है 10. सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ U11 प्लस हाफ ऑफ U9. अब यूटिलिटी फंक्शन पुट कर दो अंडर रूट W. इट विल बी हाफ ऑफ अंडर रूट 11 प्लस हाफ ऑफ अंडर रूट 9 विच इज कमिंग आउट टू बी 3.1583. अभी क्या निकाला हमने, अभी हमने यूटिलिटी फंक्शन निकाला सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का. अब हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकालेंगे. तो UCW विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट CW विच इज इक्वल्स टू 3.1583. तो यहाँ से अगर मुझे CW निकालना है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा विच इज कमिंग आउट टू बी 9.9749. अब ये हमारा निकल गया सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वेल्थ का. अब अगर गैम्बल का निकालना है, इट विल बी CX विल बी इक्वल्स टू CW माइनस इनिशियल वेल्थ विच इज कमिंग आउट टू बी -0.0251. अब इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं ये मुझे बताओ अगर किसी को समझ आ रहा है. इस CX इक्वल्स टू -0.251 से हम क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं. Okay, received few responses. So first response is purely correct. So student is saying, sir, as certainty equivalent is negative, we can say the investor is risk averse. और वैसे भी आपको risk averse कैसे पता लग जाएगा, आप ऐसे देखो ये एक क्या है, ये एक फेयर गैम्बल है, और हमें पता है फेयर गैम्बल रिस्क एवर्स इन्वेस्टर नहीं चूज करेगा, तभी उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट भी नेगेटिव आ रहा है गैम्बल का. इज इट क्लियर. तो यहां से हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं वो लाइन ध्यान से देखो. As CX is negative, this is telling us that either we have to pay 0.0251. We have to pay 0.0251 to the investor to accept this gamble. Or the investor would be prepared to pay. 0.251 to avoid this gamble. या तो
जो मैं अगर ये गैम्बल करवा रहा हूँ तो मुझे इन्वेस्टर को देना पड़ेगा, ठीक है भाई तू रिस्क एवर्स है, तुझे डर लग रहा है इस गैम्बल से, तू मेरे से इतना पैसा ले ले, अब तो खेल ले, ये तेरा लॉस कवर कर देगा, बिकॉज ये तेरी वेल्थ 10 तो एटलीस्ट बना ही देगा ना। अगर हम एक एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन के हिसाब से, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के हिसाब से सोचे। इज इट क्लियर? ये उतनी यूटिलिटी तो तेरे को दे ही देगा जितना तू सर्टेन होकर लेता, या फिर तू मुझे दे दे और इस गैम्बल को छोड़ दे। इज इट क्लियर? परफेक्ट परफेक्ट, लेट अस मूव अहेड। अच्छा, यहां भी जो हमने एग्जांपल की बात करी ना, यहां पे हम एब्सोल्यूट वेल्थ की बात कर रहे थे, ठीक है। दो तरीके के हम इस गैम्बल को ना ट्रिगर कर सकते हैं। एक हो सकता है कि हमें ये बोला हो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप 1 लाख रुपए जीत सकते हो, आप 1 लाख रुपए हार सकते हो। ये तो हो गया हम एब्सोल्यूट तरीके से बात करें। दूसरा तरीका क्या बात करने का? रिलेटिव तरीका। रिलेटिव तरीका क्या हो सकता है कि मैं बोल दूं यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो मेरे पास कोई वो आए सामने वाली काउंटर पार्टी, वो बोले ठीक है, तो अपनी वेल्थ का हो सकता है 25% जीत जाए और हो सकता है 25% हार जाए। तो इससे हमें क्या देखना पड़ेगा? इससे हमें इनिशियल वेल्थ पता होना बहुत जरूरी है। तो इनिशियल वेल्थ अगर 1 करोड़ रुपए है तो उससे 25% अगर मैं जीत गया तो दिस विल बिकम 1.25 CR, और अगर हार गया तो इट विल बिकम 75 lakhs। इज इट क्लियर? तो एक एग्जांपल अभी हमने उसका देखा, अभी हम एक एग्जांपल में दोनों ही अप्लाई करके देखेंगे। लेकिन समझ आया कि अगर मैं बात करूं एक मल्टीप्लिकेटिव और प्रोपोर्शनल गैम्बल की, तो उसका भी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का यूटिलिटी फंक्शन लिख लो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट समझ आना चाहिए। तो उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ वेल्थ आफ्टर गैम्बल, दिस इज वेल्थ आफ्टर गैम्बल, CW, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फंक्शन ऑफ W इंटू वाई। यहाँ पे W का रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, W इज रिप्रेजेंटिंग अगेन इनिशियल वेल्थ, और Y इज रिप्रेजेंटिंग कि कितना आपका जीतने का चांस है, कितना जीतने और हारने का चांस है। इज इट क्लियर? परफेक्ट परफेक्ट। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसके अंदर हम मल्टीप्लिकेटिव गैम्बल और एडिशनल गैम्बल दोनों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू मेक यू राइट फ्यू डेफिनेशंस। क्विकली राइट दीज डेफिनेशंस। अभी हमने ये देख लिया कि वेल्थ और कैसे हम रिलेट कर पा रहे हैं अपने रिस्क एवर्जन को। अब इसके बेसिस पे कुछ डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्विकली राइट इट। फर्स्ट वी आर टारगेटिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन। तो एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन का क्या मतलब है कि जैसे मेरी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जैसे मेरी वेल्थ इंक्रीज हो रही है तो मेरा रिस्क नेचर, जो मेरा रिस्क एवर्जन वाला नेचर है, वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। मतलब मेरा जो रिस्क एवर्जन है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। रिस्क एवर्जन का इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि मेरा जो डर है, जो मेरा इन्वेस्टमेंट को लेकर डर है, वो इंक्रीज हो रहा है। और रिस्क एवर्जन डिक्रीज होने का क्या मतलब है? जो इन्वेस्टमेंट को लेकर मेरा डर है वो डिक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्विकली टेल मी। रिस्क एवर्जन इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब समझ आया सबको? आई एम गोइंग रियली स्लो बिकॉज आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। Okay, quickly write the definition now. If the absolute value of the certainty equivalent, if the absolute value of the certainty equivalent decreases with increasing wealth, if the absolute value of the certainty equivalent decreases with increasing wealth, the investor is said to exhibit declining absolute risk aversion, or you can say declining ARA. एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन का हम शॉर्ट फॉर्म ARA भी यूज करेंगे। इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेल्थ, द इन्वेस्टर इज सेड टू एग्जिबिट डिक्लाइनिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन। क्या मतलब हुआ? एक एग्जांपल लेके समझे, एक एग्जांपल लेके समझे। आज मेरे पास 100 रुपये है, आज मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है। उस 100 में 50 मैंने इन्वेस्ट कर दिए, या फिर अलग एग्जांपल लेते हैं, 100 से आप अच्छा रिलेट नहीं कर पाओगे। आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, जिसमें से 40 lakhs मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ रिस्क फ्री एसेट पे, और 60 lakhs मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ रिस्की एसेट्स पे, ठीक है। दिस आई एम इन्वेस्टिंग इन रिस्क फ्री एसेट्स, और ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ रिस्की एसेट्स पे। अब कल को मेरे पास 2 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है, कल को मेरे पास 2 करोड़ रुपए हो गए, तो मैं क्या कहूँगा, यार ठीक है पैसा आ रहा है, थोड़ा सा रिस्की एसेट्स में बढ़ाना शुरू करो। ऑलरेडी मैं 60 lakhs डाल रहा था, अब मैं कहूँगा और डालो। तो मैं क्या बोलूँगा, ठीक है 60 की जगह अब आप 90 lakhs डाल दो। किसके अंदर? 90 lakhs डाल दिए मैंने रिस्की एसेट्स के अंदर, एंड रिमेनिंग 1.1 CR मैंने डाले अपने रिस्क फ्री के अंदर। तो आपने देखा कि जैसे मेरे पास वेल्थ इंक्रीज हुई, जैसे मेरे पास वेल्थ इंक्रीज हुई,
मेरा जो रिस्क एवर्स वाला नेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्राइज, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, डिक्लाइनिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्शन। तो इसको हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से भी देख चुके हैं। इसको अगर आपको डेफिनेशन में लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो इसको। क्लियर? क्विकली टेल मी। तो इसको आप और कैसे समझ सकते हो, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में जो भी हम करके आए हैं, क्या, अगर डिक्रीजिंग ARA, अगर डिक्रीजिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन है तो इन्वेस्टर क्या चाहेगा, इन्वेस्टर डिक्रीजिंग CX चाहेगा, वे CX स्टैंड्स फॉर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फॉर द गैम्बल। ठीक है, वो कम चाहेगा कि मुझे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कम दे दो, अब मैं थोड़ा सा पैसे वाला हो गया हूं, अब मैं रिस्क ले सकता हूं। अब इसी तरीके से दूसरी डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव रिस्क एवर्जन। इसके बारे में हम कौन से गैम्बल की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव गैम्बल, जहां पे हम अपने वेल्थ का प्रोपोर्शन डायरेक्टली दाव पे लगा देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जल्दी से लिखेंगे अब हम, इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट decreases, if the absolute value of the certainty equivalent decreases as a portion of total wealth, as wealth increases, the investor is said to exhibit declining RRA, declining relative risk aversion. I am repeating again, if the absolute value of the certainty equivalent decreases as a proportion of total wealth, as wealth increases, the investor is said to exhibit declining relative risk aversion. इसको भी एक, अच्छा पहले मैं इसको CX के टर्म में समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा। ठीक है, जैसे अभी लेमैन का एग्जांपल लिया, वैसे भी एक और लेमैन टर्म्स में एग्जांपल लेके समझेंगे। तो अब क्या बात कर रहे हैं, अब हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं। रिलेटिव मतलब जहां पे हमारा वेल्थ पिक्चर में आ जाएगा। तो CX/W इस रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो अगर मेरा मान लो डिक्लाइनिंग, अगर मेरा, या फिर डिक्लाइनिंग बोल दो, डिक्रीजिंग बोल लो, डिक्रीजिंग RRA है, मतलब डिक्रीजिंग रिलेटिव रिस्क एवर्जन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे कम सर्टेनिटी इक्विवेलेंट चाहिए एज अ पोर्शन ऑफ वेल्थ। बात वही है, लेकिन डिफरेंट तरीके से हम इसको देख रहे हैं। समझ आ रहा है? अभी एग्जांपल करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो सेम एग्जांपल ले, मेरे पास 1 करोड़ रुपए था, पहले मैं 40 लाख लगा रहा था रिस्क फ्री में, 60 लाख लगा रहा था रिस्की में। अब अगर मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ गए, इसको आप ऐसे समझो, मेरे पास 2 करोड़ रुपए आ गए, तो मैंने क्या बोला था, 1.1 CR में लगा रहा हूं अब रिस्क फ्री में, और 90 लाख लगा रहा हूं रिस्की में। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे डिक्लाइनिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन था। अगर अब मैं पूछूं इस एग्जांपल के हिसाब से कि आपका डिक्लाइनिंग रिलेटिव रिस्क एवर्जन है, इंक्रीजिंग रिलेटिव रिस्क एवर्जन है, या फिर कांस्टेंट रिलेटिव रिस्क एवर्जन है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम कितना पोर्शन ऑफ वेल्थ रिस्की में लगा रहे थे। तो यहाँ पे हम 60% ऑफ वेल्थ रिस्की में लगा रहे थे, और यहाँ पे अब 90 लाख डिवाइड बाय 2 करोड़ विल बी समवेयर अराउंड 45%। अब देखा जाए हमने एब्सोल्यूट अमाउंट तो इंक्रीज कर दिया 60 से 90, लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ अब मैं कम इन्वेस्ट कर रहा हूं उल्टा रिस्की एसेट में। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मेरे पास पैसा इंक्रीज हो रहा है, मेरा प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ इन्वेस्टेड इन रिस्की एसेट्स इज डिक्रीजिंग। दैट मींस आई एम हैविंग इंक्रीजिंग रिलेटिव रिस्क एवर्जन। समझ आया? पैसा आने के बाद भी मेरा रिस्क एवर्जन, रिलेटिव रिस्क एवर्जन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब मान लो मेरे पास यही 2 करोड़ रुपए होता, अब मैं रिस्क फ्री एसेट पे 60 लाख लगा रहा हूं, और यहां पे मैं 1.4 करोड़ लगा रहा हूं, तो कितना पोर्शन हो गया, 70%। अगर इतना पोर्शन अब मैं रिस्की एसेट्स में लगाने के लिए रेडी हूं, पहले 60 था अब 70 हो गया, जब मेरे पास पैसा इंक्रीज हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यस, नाउ आई एम हैविंग डिक्रीजिंग रिलेटिव रिस्क एवर्जन। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन समझ आई इस एग्जांपल से? अभी मैं आपको सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के टर्म्स में भी समझाऊंगा यूजिंग वन एग्जांपल। अभी हमने एग्जांपल नहीं डिस्कस करा, तो हो सकता है आप CX टर्म में रिलेटिव रिस्क एवर्जन को ना सोच पा रहे हो। अभी वो हम एक एग्जांपल के यूज करके समझेंगे। क्या इस एग्जांपल से समझ आया रिलेटिव रिस्क एवर्जन की डेफिनेशन? ठीक है, सबका यस आ रहा है? आई थिंक वी आर गुड टू प्रोसीड नाउ। लेट अस डू वन एग्जांपल। तो बुकवर्क का ही एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूं आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू डू इट। तो मेरे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है log w, आई हैव वन यूटिलिटी फंक्शन log w। हमें देखना है कि वेदर इट इज एग्जिबिटिंग डिक्रीजिंग
और इंक्रीजिंग और कांस्टेंट RRA एंड ARA। ये हमारा क्वेश्चन है कि वो क्या एग्जिबिट कर रहा है। क्लियर? तो उसको करने के लिए मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताना। ठीक है, मैंने आपको यूटिलिटी फंक्शन दे दिया, अब मैं आपको गैम्बल बताता हूं क्या है। 100 है इन्वेस्टर के पास 100 है, तो या वो +20 हो सकता है या वो -20 हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताना क्या हो रहा है। तो ये एक एडिटिव गैम्बल हो गया, तो यहाँ पे आप मुझे क्या बताने वाले हो, अगेन ARA के टर्म्स में बताने वाले हो। दूसरा, अगेन वेल्थ 100 है और 20% आप प्रोपोर्शन इन्वेस्ट कर रहे हो किसके अंदर, और सॉरी 20% आपका चांस है इंक्रीज होने का वेल्थ और डिक्रीज होने का। फिर आप यहाँ पे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एक निकालोगे। अब आपको दोनों को चेक करना है, अगर मेरी वेल्थ 200 हो जाएगी, अगर मेरी वेल्थ 200 हो जाएगी तो क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? क्विकली डू इट, आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes, फिर डिस्कस करते हैं। हाँ, एक एग्जांपल हो गया, एक एडिटिव गैम्बल का हो गया, एक मल्टीप्लिकेटिव गैम्बल का हो गया। मतलब आपको ये टर्म्स नहीं याद रखनी, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, दिस इज जस्ट बुक वर्क टर्म्स, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए यहाँ पे। क्विकली डू इट स्टूडेंट्स, हमें देखना है वेल्थ इंक्रीज होने से, बिकॉज रिस्क अवर्जन का डिक्रीज और इंक्रीज हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये तो पता लगे पैसा इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पैसा अगर 100 से मैं 200 कर दूं तो क्या इंपैक्ट बढ़ रहा है, और ये कैलकुलेट करना आपने यूजिंग सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, सेम उसी तरीके से। चलो मैं आपको एडिटिव वाले गैम्बल का करा देता हूँ, फिर आप मल्टीप्लिकेटिव वाले गैम्बल का खुद करोगे। देखें जल्दी से, देखें तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे यूटिलिटी फंक्शन पता होना चाहिए, वो लॉग है, और प्रोबेबिलिटी, अच्छा मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन आया सर, प्रोबेबिलिटी के फेयर गैम्बल ले रहे हैं, हाफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बेटा, क्विकली टेल मी। डायरेक्टली लिख लूँ, log CW विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ log 120 प्लस हाफ ऑफ log 80। एग्री कर रहे हैं सारे? यहाँ से आपका CW निकालो, तो CW यहाँ से मेरा निकल गया -2.02, -2.02। अब वेल्थ 200 करके देख लो, वेल्थ 200 करने पे भी इंक्रीज डिक्रीज इतना ही था। ठीक है, एडिटिव के केस में +20 -20 था। देखो गैम्बल वो वही खेल रहा है अभी भी, +20 -20, क्योंकि उसका वेल्थ से लेना देना नहीं है ना, गैम्बल वो उतना ही खेल रहा है, बस उसके पास पैसे ज्यादा होते, 100 पे वो इतना रिस्क ले रहा है और 200 पे इतना रिस्क ले रहा है, तो हमें ये चीज चेक करनी है। ठीक है, तो अब फिर से निकाल लो आप, log CW विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ log 220 प्लस हाफ ऑफ log 180। इज इट क्लियर? तो यहां से आप अपना क्या निकालो, यहां से आप अपना CW निकालो। दिस इज द वैल्यू ऑफ CX, CW की तो ज़्यादा आएगी ना, CW की 97.98 समथिंग आ रही है, तो यहाँ से मेरा जो CW निकल के आ रहा है वो 97.98 आ रहा है। तो CW से CX कैसे निकालेंगे, CX विल बी इक्वल्स टू CW माइनस इनिशियल वेल्थ, दैट्स वाई इट इज कमिंग आउट टू बी -2.02। तो यहाँ से हमारा जो CW है वो निकल के आ रहा है 198.997 और मेरा CX निकल के आया -1.003। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इन्वेस्टर इज एग्जिबिटिंग डिक्लाइनिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन। व्हाई? बिकॉज जब उसके पास 100 रुपए थे तब वो जो रिस्क ले रहा था, और 200 पे जब लिया तो उसको हमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कम देना पड़ रहा है, उसको हमें सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कम देना पड़ रहा है एज कंपेयर टू जब उसके पास वेल्थ 100 होती। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसके पास डिक्लाइनिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन वो एग्जिबिट कर रहा है। स्टूडेंट्स क्विकली टेल मी, इज इट क्लियर? ये तो रिपीट है जो हम पिछला क्वेश्चन करके आए थे, मेन थिंग तो रिलेटिव रिस्क एवर्जन है। चलो अब रिलेटिव रिस्क एवर्जन की बात करते हैं। यहाँ पे अब हमें पोर्शन की बात करनी है, पोर्शन ऑफ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ द गैम्बल अपॉन वेल्थ। तो आउटकम्स तो यही निकलने वाले हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का आउटकम तो यही निकलेगा पहले वाले केस में। क्यों? क्योंकि 100 पे अगर +20 -20 हो रहा है, +20 -20 हो रहा है, तो यही तो निकलेंगे आउटकम्स 120 और 80। तो हमारा CX सेम निकलेगा, 100 वेल्थ के लिए CX सेम निकलेगा, विच इज माइनस कितना आया था,
2.02। लेकिन अब इसमें हमें चेक क्या करना है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन टू वेल्थ। तो CX बाय W करोगे, W 100 है, दिस इज कमिंग आउट टू बी -0.0202। अब बात करते हैं अगर वेल्थ 200 हो जाएगी तो, अगर वेल्थ 200 हो जाएगी तो +20 से 240 हो जाएगी, -20 से 160 हो जाएगी। तो अब आप निकालो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, तो log CW विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ log 240 प्लस हाफ ऑफ log 160। तो यहाँ से मेरा जो CW है वो निकल के आ रहा है 195.959 और वहाँ से जो मेरा CX निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है -4.041, -4.041। अब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एज द रेशियो वेल्थ देखोगे अपॉन 200 वेल्थ हो गई, तो ये निकल के आया वापस से -0.0202। अब बताओ क्या एग्जिबिट करेगा ये इन्वेस्टर। तो अगर इस इन्वेस्टर का यूटिलिटी फंक्शन log W है तो ये इन्वेस्टर एग्जिबिट कर रहा है डिक्लाइनिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन एंड कांस्टेंट रिलेटिव रिस्क एवर्जन। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि देखने से पता लग रहा है अगर उसके पास 100 थे उसका भी वो 20% का जुआ खेल रहा था, अगर उसके पास 200 है तब भी वो उससे 20% का गैम्बल कर रहा है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? क्विकली टेल मी, इज इट क्लियर? Okay, started receiving a lot of yeses. ठीक है, let us take a 60 seconds break. If you have any doubt, do ask me. Otherwise, I will move to the AeroPrate measures of ARA and RRA. ओके स्टूडेंट्स, लेट मी मेक यू राइट दी फॉर्मूला फर्स्ट, उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एरोप्रेट मेजर्स अब हम पढ़ते हैं। एक तो हमने तरीका देख लिया रिस्क एवर्जन चेक करने का यूजिंग सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। दूसरा हम तरीका क्या देखेंगे, यूजिंग एरोप्रेट मेजर्स। तो कुछ कुछ फॉर्मूला दिया था एरोप्रेट ने चेक करने के लिए कि हमारा जो रिस्क एवर्जन है, एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन और रिलेटिव रिस्क एवर्जन, वो डिक्लाइनिंग है, इंक्रीजिंग है या फिर हमारा कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला लिखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन और रिलेटिव रिस्क एवर्जन का फॉर्मूला लिखते हैं। दिस इज -U-W अपॉन UW एंड दिस विल बी अगेन रिलेटिव है तो वेल्थ से मल्टीप्लाई होगा U-W अपॉन U-W। इज दिस क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इससे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट है। तो आपके पास एक टेबल अवेलेबल है, वो टेबल हम बना भी लेते हैं ARA एंड RRA का, ARA एंड RRA का, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। तो अगर मेरा A-W ग्रेटर देन 0 है तब मैं क्या बोलूँगा कि इंक्रीजिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन इन्वेस्टर एग्जिबिट कर रहा है। अगर A-W इक्वल्स टू 0 है तो मैं क्या बोलूँगा कांस्टेंट है, और अगर A-W लेस देन 0 होगा तो मैं क्या बोलूँगा डिक्लाइनिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन है। तो जैसे हमने देखा था ना अभी कि वेल्थ बढ़ रही थी तो डिक्लाइनिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन था, तो वो अब इससे चेक करने वाले हैं। सिमिलरली अगर R-W ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग रिलेटिव रिस्क एवर्जन है। इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल याद कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, 100 रुपये थे या फिर 1 करोड़ था और 2 करोड़ थे। 1 करोड़ पे वो 60% प्रोपोर्शन का वेल्थ कर रहा था, इन्वेस्ट कर रहा था, और
2 करोड़ होने पे वो सिर्फ 45% कर रहा था, तो एब्सोल्यूट अमाउंट में तो इंक्रीज हो गई थी रिस्की में इन्वेस्टमेंट, लेकिन रिलेटिव में नहीं हुई थी। तो वो वाला केस आप इसको ध्यान रख सकते हो। फिर आर डैश डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, ये कौन सा ध्यान रख सकते हो, अभी अभी लॉग वाला जो हम करके आए हैं, जहां पर रिलेटिव रिस्क एवर्जन कांस्टेंट था, तो ऐसे केस में ये 0 आएगा। और लास्ट आर डैश डब्ल्यू लेस देन 0, इसके लिए आप अगेन वो वाला केस याद करो जब मैंने कहा था अगर 1 करोड़ रुपए है तो 60 लाख रिस्की में इन्वेस्ट कर रहा है विच इज 60%, और अगर 2 करोड़ रुपए है तो उसने 1.4 करोड़ रिस्की में डाल दिया विच इज 70% ऑफ द वेल्थ। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप क्या जनरली सोचोगे कि अगर एक इन्वेस्टर है, ठीक है, अगर उसके पास वेल्थ इंक्रीज होती जा रही है तो जनरल सेंस में उसका ARA और RRA क्या होना चाहिए? क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग दिस विल बी एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी इन्वेस्टर टाइप, but I'm just asking for the majority of those investors. What should be the case? Quickly, try to answer. If wealth keeps on increasing, what nature of ARA and RRA you are expecting that investor to exhibit? Okay, Vidit is saying ARA will increase. Why ARA will increase, Vidit? Paridhi is also saying increasing ARA. I am not able to understand. आप समझ पा रहे हो ARA इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि उसका रिस्क एवर्जन इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसका डर इंक्रीज हो रहा है। Okay, Pragya is saying decreasing ARA and constant RRA और increasing RRA, तो बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, बट मेजॉरिटी आंसर मेरे पास ARA का सही आया था कि डिक्रीजिंग ARA तो पक्का है। वो क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, उसमें मैं 20% रिस्की पे लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास 2 करोड़ हो जाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ मैं 20 का 40 ना करूँ, मैं 20 का 25 30 तो करूंगा ही करूंगा ना। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो मैं रिस्क भी बढ़ा लेना चाहूंगा। रिलेटिव टर्म्स में ना थोड़ा सा दिक्कत है समझना, क्योंकि रिलेटिव टर्म्स में हम ये कह सकते हैं यार, कोई इन्वेस्टर होगा वो कहेगा यार मैंने फिक्स प्रोपोर्शन इन्वेस्ट करना है, मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा प्रोपोर्शन से। 1 करोड़ था तो 20 लाख रिस्की पे लगाऊंगा, 2 करोड़ है तो 40 लाख लगाऊंगा, 3 करोड़ है तो 60 लाख लगाऊंगा। उसने 20% फिक्स कर दिया रिस्की का। लेकिन कोई इन्वेस्टर हो सकता है वो कहेगा यार अब जरूरी थोड़ा ना मेरे पास पैसा इंक्रीज होता जाएगा मैं उतना ही बड़ा गैम्बल खेलता जाऊं, मेरे पास पैसा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मैं रिस्की में लगाना बढ़ाता हूं, लेकिन उसका मतलब थोड़ा ना मैं सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाऊंगा। तो 1 करोड़ था तो मैं 20% लगा रहा था, 2 करोड़ हो गया तो मैं 18% लगा रहा था, एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ जाएगा। फिर 3 करोड़ है तो मैं उतना लगा दूंगा। लेकिन कोई इन्वेस्टर टाइप ये हो सकता है, ठीक है ना, पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है तो रिस्की में और ज्यादा लगाओ। 1 करोड़ रुपए अगर मैं 20% लगा रहा था तो 2 करोड़ रुपए मैं 25% लगाता हूँ विच इज 50 लाख, 5 करोड़ रुपए मैं डायरेक्टली 50% लगाता हूँ विच इज 2.5 करोड़। तो RRA इज नॉट वेरी क्लियर इन लेमैन टर्म्स, बट ARA का तो डेफिनेटली कर्व बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो डिक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। वैसे जनरली अगर मैं आपको बहुत जनरली बात करूं तो RRA हम कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू ईच इन्वेस्टर टाइप। स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? तो कॉन्सेप्चुअल चीजें जो हमने आज की क्लास में करनी थी वो ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं, बाकी क्वेश्चंस पे हम और करेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्लास वी विल बी टारगेटिंग द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन दिस Arrowprat measures. Anyone having any doubt, do ask me quickly. ओके, नो मोर क्वेश्चंस, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहला यूटिलिटी फंक्शन हम पकड़ते हैं W प्लस DW स्क्वायर, ठीक है, W प्लस DW स्क्वायर। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये हर वैल्यू ऑफ D के लिए एप्लीकेबल है यूटिलिटी फंक्शन? क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन।
दिस यूटिलिटी फंक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ डी, या फिर कोई स्पेसिफाइड रेंज है, उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, रिस्क एवर्जन की। जब बात करते हैं तो हम किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में रिस्क एवर्स हो। और रिस्क एवर्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो नॉन सेटिएशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो नॉन सेटिएशन के लिए क्या होना चाहिए, यू डैश डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब उसमें उनके पैसे की भूख तो नहीं खत्म हो गया, उनको और पैसा चाहिए ना। सबसे पहले इससे चेक करो कि डी की क्या बाउंडेशन है, और उसके बाद यू डबल डैश जीरो शुड बी लेस देन जीरो, यहां से देखो डी की क्या बाउंडेशन है। क्विकली चेक इट एंड टेल मी what D values will be possible for a risk averse investor. तो रिस्क एवर्स को हम कई बार क्या बोल देते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ, मतलब जितना पैसा आ रहा है उसकी खुशी कम है, इंस्टेड जितना चला जाए उससे ज्यादा। तो पैसा आते रहे तो उसकी खुशी कम होती जा रही है। अगेन मैंने ये नहीं बोला खुशी नहीं हो रही, आई एम सेइंग खुशी होने का कर्व डिक्रीजिंग है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 2 डी डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, और डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2d शुड बी लेस देन 0। तो ये आ रहा है आपका कर्व। तो यहां से देखो क्या आएगा, डी की वैल्यू 2dw equals to -1, d should be greater than -1 by 2w. d should be greater than -1 by 2w and d should be less than 0. इज इट क्लियर स्टूडेंट, समझ आया मैंने क्या करा। तो ये दो बाउंड्स हमारे डी के ऊपर आ रहे हैं फॉर अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर। अब निकालो अपने एरोप्राइट मेजर्स फॉर एआरए एंड आरआरए, और मुझे बताओ कि क्या एग्जिबिट करेगा इस टाइप का इन्वेस्टर जिसका यूटिलिटी फंक्शन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में। Yes, Aradhana. D is lying between, D should lie between -2 by dw and 0. ठीक है, इस पर इतना फोकस मत करो कि नॉर्मल मैथ सही हो जाएगा। मुझे जल्दी से अब एरोप्राइट मेजर्स बताओ। आई एम नॉट मेकिंग यू सॉल्व दिस डिफरेंशिएशन थिंग, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सबको आती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चलो मैं करवा देता हूँ। तो ए डब्ल्यू क्या होगा, यू डबल डैश डब्ल्यू विच इज -2d, विच इज -2d, यही आ रहा है ना बेटा, माइनस ऑफ यू डबल डैश डब्ल्यू, मतलब डबल डिफरेंशिएशन 2d है, ओवरऑल न्यूमरेटर -2d अपॉन 1 प्लस 2d w, ये आ गया। और आर डब्ल्यू क्या आएगा बेटा, w मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ इसके ऊपर। आप आर डब्ल्यू को ऐसे भी याद रख सकते हो, w मल्टीप्लाइड बाय ए डब्ल्यू, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, विच इज सिंपली -2dw अपॉन 1 प्लस 2dw। अब क्या निकालना है आपको, a डैश डब्ल्यू एंड r डैश डब्ल्यू, वो निकाल के मुझे जल्दी से बताओ कि क्या एग्जिबिट करेगा ऐसा इन्वेस्टर जिसका यूटिलिटी फंक्शन क्वाड्रेटिक फॉर्म का।
ओके, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग आंसर. सो ए डैश डब्ल्यू हमारा निकल के आ रहा है 4d अपॉन 1 प्लस 2dw का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज वो दोनों जगह स्क्वायर्ड है तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन देखेगा. ये वाला इन्वेस्टर इंक्रीजिंग ARA देखेगा. इंक्रीजिंग ARA सोच के देखो, आज 1 करोड़ रुपए है, मैं 50 लाख लगाने के लिए तैयार हूं उसके एसेट्स में. 2 करोड़ हो गया तो मैं 30 लाख लगाऊंगा. समझ आए? ऐसा क्यों करेगा कोई पर्सन? इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ऐसे सोच के देखो, जब उसके पास कम पैसा था तो उसको ज्यादा बनाने की चाह थी, ठीक है, तो उसको ज्यादा बनाने की चाह थी. लेकिन अगर उसके पास ज्यादा पैसा आ चुका है, अब वो सेटिस्फाइड हो चुका है, वो कह रहा है यार ज्यादा पैसा कमा के क्या करना है, इंस्टेड मैं क्या करता हूं, अपने पैसे को और ज्यादा बचाता हूं, ये ना चला जाए. समझ आया स्टूडेंट? इंक्रीजिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन का एग्जांपल समझ आया? क्योंकि हमने ये वाला एग्जांपल नहीं करा था सिर्फ, बाकी इंक्रीजिंग RRA वाला तो हमने करा था. R-W का क्या आंसर आ रहा है? -2dw अपॉन 1 प्लस 2dw का होल स्क्वायर. मुझे एक स्टूडेंट ने लिखा सर दिस इज लेस देन 0, बट दिस इज नॉट लेस देन 0. कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई? सॉरी, W नहीं है यहाँ पे, -2d. कैन एनीवन एक्सप्लेन कि माइनस आने के बाद में मैं क्यों कह रहा हूँ लेस देन 0 नहीं है? नीचे वाली फिगर तो स्क्वायर्ड है, और D अभी अभी तो हम देख के आए हैं, D तो पक्का पक्का नेगेटिव होना चाहिए, वरना तो ये फंक्शन ही वैलिड नहीं है, वरना तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर की. बिकॉज U-W आपका लेस देन 0 नहीं बनेगा अगर D नेगेटिव नहीं होगा तो इसलिए ये फिगर भी आपको जो नेगेटिव दिख रही है ये एक्चुअली में नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है. सो व्हाट वी कैन से दैट दिस इन्वेस्टर विल एग्जिबिट इंक्रीजिंग रिलेटिव रिस्क एवर्जन एज वेल. Online students, quickly confirm me. Is it clear? Again, very less participation is coming. I want maximum responses. We are going really, really slow. मैं जितना हर क्लास में सोच के आता हूँ उससे हम बहुत कम कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे येसेस आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स भी आ रहे हैं, तो बचा के को रख रहे थे आंसर्स, जल्दी से दो. ठीक है, नाउ क्विकली डू फॉर log W. क्विकली डू फॉर log W. log W का हम एग्जांपल से भी देख के आए थे, अब एरोप्रेट मेजर से भी मुझे करके बताओ जल्दी से. आंसर तो सेम ही आना चाहिए, बस मेजर्स निकाल लो जल्दी से, थोड़ी आपकी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी. देन आई विल बी गिविंग यू 2 or 3 more functions to practice. Quickly do it students, quickly do it for log W. सब CS1 CM1 करके आ रखे हैं तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए डिफरेंशिएशन में. Perfect. Started receiving answers. So AW will be equals to 1 by W. तो मैंने आपको बताया था RW तो डायरेक्टली W into AW होता है, तो वो हमारा 1 आ गया. और A-W क्या आ जाएगा? A-W is -1 by W square which is obviously less than 0. और RW डिफरेंशिएट होकर हमारा 0 आ जाएगा R-W. तो वही रिजल्ट्स आ गए जो हमने देखे थे कि हमारा डिक्रीजिंग ARA और कांस्टेंट RRA. स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? डिक्रीजिंग
ए आर ए और कॉन्स्टेंट आर आर ए। परिधि यू आर अगेन राइटिंग इट रॉन्ग, दिस इज नॉट इंक्रीजिंग ए आर ए, दिस इज डिक्रीजिंग ए आर ए। Students, quickly confirm, is it clear? Then only I will move to the next type of function. अच्छा, एग्जाम में एक नंबर के लिए आपको आइसो इलास्टिक की भी डेफिनेशन आ सकती है, तो आप ऐसे ध्यान रखो, यूटिलिटी फंक्शंस एग्जिबिटिंग कांस्टेंट आरआरए इज आल्सो नोन एज आइसो इलास्टिक। Utility function exhibiting constant RRA are said to be isoelastic। और इसको आप कैसे समझ सकते हो, आइसोइलास्टिक को आप कैसे समझ सकते हो कि इलास्टिसिटी जो होगी मार्जिनल यूटिलिटी की, इलास्टिसिटी जो होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ की, वो कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ। समझ आया? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ की जो इलास्टिसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ, कि जैसे जैसे वेल्थ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वेल्थ बढ़ता जाएगा वैसे ही मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रह रही है विद रिस्पेक्ट टू दी वेल्थ। क्विकली कंफर्म में स्टूडेंट्स, क्लियर टिल हियर? ठीक है, सबके एसेस आ रहे हैं। लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन विच इज पावर यूटिलिटी फंक्शन। सो दिस टाइम UW इज इक्वल्स टू W रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन gamma for W greater than 0. Quickly calculate AW, RW, then A dash W, R dash W, and tell me what this investor is exhibiting. Quickly complete this, students. We have to do 2 more questions. Okay, I think that was from Pragya. Okay, Paridhi is saying, sir, I have written decreasing only. Yes, that is from Pragya. So I got confused with the names. Yes. So Pragya, that was decreasing. ठीक है. Paridhi, don't get offended. तो हुआ बेटा, पावर यूटिलिटी फंक्शन का सॉल्व हुआ। इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम लोगों को डिफरेंशिएशन में? बचपन से करते आए हो। तो लेट मी जस्ट क्विकली रिवील AW एंड RW। तो एक निकाल लो, उस पर W मल्टीप्लाई करना है। तो AW जो मेरा निकल के आ रहा है दिस इज माइनस गामा माइनस 1 अपॉन W, और
आर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करा दो सिंपल, माइनस गामा माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट कराओ विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, दिस इज कमिंग आउट टू बी गामा माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर, और इसको डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कराओगे तो 0। अगेन कांस्टेंट आर आर है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्विकली टेल मी। ए डैश डब्ल्यू मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट इज आस्किंग सर गामा की क्या वैल्यू होगी। तो गामा की वैल्यू बेटा सबसे पहले आपको, अगेन मैंने इसलिए नहीं बताई थी आपको कि दो प्रॉपर्टीज से चेक करोगे, कौन सी दो प्रॉपर्टी, नॉन सेटिएशन और रिस्क एवर्स। तो नॉन सेटिएशन क्या कहती है, यू डैश डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, और रिस्क एवर्स वाली क्या कहती है, यू डबल डैश 0 शुड बी लेस देन 0। इन दोनों के हिसाब से देखो कि गामा के ऊपर क्या बाउंड आ रहा है, तो गामा के ऊपर जो बाउंड आ रहा है वो लेस देन 1 का आ रहा है। तो अगर गामा के ऊपर बाउंड लेस देन 1 का आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज लेस देन 0, एंड वी कैन से अगेन दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग ARA, डिक्रीजिंग ARA एंड कांस्टेंट RRA। तो अगेन दिस इज अ आइसोइलास्टिक फंक्शन, अगेन ये आइसोइलास्टिक है, जहां पे RRA कांस्टेंट हो वो आइसोइलास्टिक है। समझ आया। नमन आप पूछ रहे थे बेटा गामा की वैल्यूज क्या होएगी, गामा की वैल्यूज हमें इसके ऊपर निकालने, याद करो जब क्वाड्रेटिक फंक्शन आया था सबसे पहले मैंने आपको डी के ऊपर बाउंड निकलवाया था, ठीक है। तो कोई भी पैरामीट्रिक फॉर्म आती है फंक्शन की, तो सबसे पहले बाउंड निकालो उस पैरामीटर के ऊपर क्या है, यूजिंग योर नॉन सेटिएशन प्रॉपर्टी एंड रिस्क एवर्स प्रॉपर्टी। अदर्स, इज इट क्लियर, क्विकली कंफर्म। ठीक है, started receiving a lot of yeses. Based on this, let us solve another question. तो पावर यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं। Quickly solve this question. I am giving you 3 minutes. सो फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है, आई एम वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। तो गामा 1 होते ही, क्योंकि हमने बोला था गामा लेस देन 1 होना चाहिए, गामा 1 होते ही आपकी रिस्क एवर्स की प्रॉपर्टी ही फुलफिल नहीं होगी, तो आपका इन्वेस्टर ए जो हो जाएगा वो एक रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर है, ठीक है। रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर, तो आपको आंखें बंद करके बोल सकते हो कि इन्वेस्टर बी इज मोर रिस्क एवर्स देन इन्वेस्टर ए, बिकॉज गामा की वैल्यू वहां पे 1 है, तो लेस देन 1 होनी चाहिए, जो कि बाकी कैलकुलेट करके भी आप ए डब्ल्यू आर डब्ल्यू कैलकुलेट करके भी बता सकते हो। यहाँ पे आपको ए डैश डब्ल्यू आर डैश डब्ल्यू तक जाना ही नहीं पड़ेगा, वाई, बिकॉज आपका ए डब्ल्यू आर डब्ल्यू 0 आ जाएगा फॉर इन्वेस्टर है, क्योंकि गामा 1 पुट करवा रहे हैं। क्विकली आंसर पार्ट 2। स्टूडेंट्स क्विकली आंसर पार्ट 2, लास्ट 90 सेकेंड्स।
waiting for responses students, waiting for responses. परफेक्ट परफेक्ट, स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ आंसर्स. कुछ नहीं करना आपको. इन्वेस्टर बी के लिए बात करिए तो इन्वेस्टर बी में गामा इक्वल्स टू 0.5 है. फॉर्मूला क्या था? वेल्थ रेज टू पावर गामा अपॉन -1 अपॉन गामा, यही था ना. तो ये आपका यूटिलिटी फंक्शन बन गया. इसके हिसाब से देख लो, एक बार वेल्थ आपको 110 लेनी है, एक बार आपको 92 लेनी है. इक्वल चांस बोला तो प्रॉबिलिटी हाफ हो जाएगी. ठीक है, इक्वल चांस बोला है तो हाफ हो जाएगी. बस अभी भी बहुत कम स्टूडेंट्स के आंसर्स आ रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई. स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स मोर. जल्दी से आंसर दो बेटा इस क्वेश्चन का. ये तो कुछ भी नहीं है, नथिंग क्वेश्चन है. परफेक्ट परफेक्ट. तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालोगे. सबसे पहले एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालोगे कब? जब वो इन्वेस्टमेंट चूज करता और ना करता. तो अगर वो करता, जैसे मैंने बताया आपको, तो ये क्या हो जाएगा? वेल्थ कितनी हो जाएगी? 110 रेज टू पावर 0.5 -1 अपॉन 0.5. ये हो गया. ये हाफ से होगा, प्लस हाफ ऑफ 92 रेज टू पावर 0.5 -1 अपॉन 0.5. ये हाफ से होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ रही है 18.08. अब आप एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, अब आप यूटिलिटी, सर्टेन यूटिलिटी निकालोगे. अगर वो चूज नहीं करता तो उसकी सर्टेन है वेल्थ 100 ही रहेगी, तब यूटिलिटी निकालो. तो 100 रख के इस फंक्शन में तो रख लो 100 रेज टू पावर 0.5 -1 अपॉन 0.5. ये आ रही है मेरी 18. तो अब बताओ वो चूज करेगा नहीं करेगा? ये वाली इन्वेस्टमेंट चूज करके उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई तो उसके मन में आएगा ठीक है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम सोच सकते हैं इस पे इन्वेस्ट करना. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्विकली कंफर्म. ठीक है, स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ yeses. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन. तो बुक वर्क सारा हमने कवर कर लिया. जल्दी से लास्ट रह गया, बता दो मुझे. आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स. ऐसा इन्वेस्टर जिसका यूटिलिटी फंक्शन ये फॉर्म फॉलो करेगा, वो कैसा एग्जिबिट करेगा ARA और RRA? क्विकली कंफर्म. Quickly do it. I am going to discuss in next 2 to 3 minutes. Okay, straight away started receiving few responses. Last 60 seconds.
ओके, परिधि सिंह, कांस्टेंट ARA इंक्रीजिंग RRA, अमन हैज ऑलरेडी टोल्ड द सेम, आराधना इज सेइंग सेम। डिस्कस करें। तो AW जो कि होता है U-W अपॉन UW, ये निकल के आ रहा है मेरा A, और यहाँ पे बाउंड दे रखा है बेटा, अनामिका बेटा बाउंड दे रखा है तो निकालने की जरूरत नहीं, आपको A बता रखा है ग्रेटर देन 0 है, तो बाउंड क्यों कैलकुलेशन करोगे आप, समझ आया? ठीक है। और RW हमने क्या सीखा है, AW इंटू W, तो AW आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू W, तो A-W निकल के आ रहा है 0, और R-W निकल के आ रहा है भाई कांस्टेंट विच इज A, विच इज ग्रेटर देन 0 गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, क्या कांस्टेंट ARA है और इंक्रीजिंग RRA है। वैसे भी ये आपको होना चाहिए, मतलब ये समझ आना चाहिए कि ARA और RRA मूव कैसे कर रहा है। आप ऐसे समझोगे किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, वो रेडी है 10 लाख रुपए रिस्की एसेट में डालने के लिए, अब उसके पास 2 करोड़ हो गए, फिर भी वो 10 लाख ही डालने के लिए तैयार है, तो ठीक है, आप उसका ARA तो कांस्टेंट है, वो कह रहे हैं मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि मेरे पास आज 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, मैंने 10 लाख साइड रख रखा है, मैं इससे ज्यादा रिस्की एसेट्स में नहीं इन्वेस्ट करूंगा, तो वो तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ, अगर 1 करोड़ था तो वो 10% लगा रहा था, 2 करोड़ हुआ तो वो 5% हो गया, तो समझ रहे हो, एज ए प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ वो उसका जो इन्वेस्टमेंट इन रिस्की एसेट्स वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग RRA हुआ, उसका रिलेटिव रिस्क एवर्जन इंक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो हमने बहुत सारे यूटिलिटी फंक्शंस को डिस्कस कर लिया आज, एंड दिस कवर्स ऑलमोस्ट एंटायर चैप्टर, बट अभी हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस बची है, तो आई विल टेक एंटायर टुमारोज क्लास टू कवर दिस चैप्टर। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड इन टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क मी, क्विकली पुट दैट इन द चैट सेक्शन, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। आई डोंट वांट कि अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और आप थोड़ा सा और कंफ्यूज हो, बट कल की क्लास में आने से पहले ये पूरा चैप्टर यहां तक अच्छे से रिवाइज करके आओगे। 1-2 सेक्शंस बचे हैं, दैट विल हार्डली टेक 15-20 मिनट्स फ्रॉम माय साइड, अदरवाइज वी विल बी इन्वेस्टिंग होल क्लास ऑफ टुमारो इन क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्विकली कंफर्म स्टूडेंट्स, concepts clear from today's class? Okay, started receiving a lot of yeses and sir no questions. ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। We'll continue and wind up this chapter in tomorrow's class. Thank you all.